नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आपका अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं सीडीपी के कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ कुछ क्वेश्चंस लेकर के फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने। बीच में थोड़ा सा गैप हुआ क्योंकि मैं था नहीं, मैं आप लोगों के लिए दुआ करने देवघर चला गया था पैदल कांवड़ यात्रा में, तो एक सप्ताह वहीं लग गया, जिस कारण वीडियो में थोड़ा सा लेट हुआ है। अब फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने और अब लगातार हम आपके साथ रहेंगे। आप लोगों ने काफी अच्छा सहयोग दिखाया, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। चलिए बिना समय जाया किए हुए हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उस दिन मैंने 10 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और 10 में मैंने कहा था कि 30 क्वेश्चन हुआ होगा। निश्चित तौर पर आप लोग देखे होंगे तो 30 क्वेश्चन हुआ होगा। उसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ते चलते। अब यहाँ पर मैं अगले क्वेश्चन की कड़ी को लेता हूं, तो ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, क्योंकि ध्यान दीजिएगा तभी हमारे बोलना और ये इस तरह से चिल्लाना सब सार्थक होगा। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये सब बेकार हो जाएगा। तो थोड़ा सा गौर से देखिए, समझिए। ये कथन वाला क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत फंसाता है और फंसाता इसलिए है कि बच्चे ध्यान नहीं देते, बाकी फंसाने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ देखिए कथन, अभिकथन ए। अभिकथन ए में क्या कह रहा है कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। अब अधिगम मतलब क्या होता है? किसी चीज को सीखने के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम कहलाता है। किसी चीज को सीखने के बाद, मेरी बात को गौर कीजिएगा, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम कहलाता है। अगर आप सीख करके अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाए, वो अधिगम नहीं होगा। रटना अधिगम नहीं। अधिगम और अर्जन दो चीजें होती हैं। अर्जन परिवेश से किया जाता है और अधिगम विधिवत कक्षा में सीखा जाता है या नियम पूर्वक जो कुछ अध्ययन करते हैं और उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। यहाँ पर था अधिगम सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत के लिए मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजन पर बल देता है। मुद्रित समृद्ध परिवेश क्या हो गया? क्लास में आप प्रिंटिंग मटेरियल जो लगाते हैं, जो बच्चे देख करके दीवारों पर, अब देखिएगा कि नर्सरी के क्लास में बच्चों का प्रिंटिंग समृद्ध परिवेश होता है, पूरा बोर्ड पर में डिजाइनिंग किया जाता है, सारी चीजें की जाती हैं। उस परिस्थिति में आप बच्चे अधिक सीखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए दो अभिकथन दिए गए हैं। पहला तो यह हो गया कि मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजन पर बल देता है। सही है, ये कथन सही है, बिल्कुल सही है। ये बल देता है। क्यों बल देता है? तो बच्चे उसको देख करके अट्रैक्ट होते हैं, उससे सीखने की कोशिश करते हैं, चिंतन बढ़ता है। कुछ मान लीजिए कोई तस्वीर है तो तस्वीर को देखें, तो उस तस्वीर को देख करके अपने मन में सोचते हैं तो उनसे उनकी चिंतन शक्ति बढ़ती है। अब अगला पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, अगले पॉइंट्स को देखा जाए, उसके बाद हम देखते हैं आगे। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। क्या आप मानते हैं कि भाषा विकास में विद्यालय परिवेश की भूमिका नहीं है? अगर विद्यालय में अच्छी भाषा बोली जाती है, सहपाठी अच्छी भाषा बोलते हैं, तो बच्चा निश्चित तौर पर उसको एडॉप्ट करता चला जाता है, ये परिवेश उसको अफेक्ट करता है। तो है यही इसका ये पॉइंट मुझे गलत लग रहा है और ये गलत होगा भी, डेफिनेटली ये गलत होगा। परिवेश की भूमिका है, नहीं आ गया, ये गलत हो गया। और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर होता है, ये भी गलत है। परिवेश पर निर्भर होता है, जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर नहीं होता है। कुछ सपोर्ट है जैविकीय परिपक्वता पर, परिवेश का बहुत अधिक योगदान होता है। अब यहाँ पर मैं इस पॉइंट्स दोनों को हमने देख लिया, ये पॉइंट्स मेरा सही था, ये पॉइंट्स गलत था। अब यहाँ पर हम जवाब देखेंगे कि ए और आर दोनों ट्रू, नहीं हिंदी लेते हैं हम, इसी में आगे होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जब ए और आर दोनों सही है तो आपने क्या देखा है कि ए सही है और गलत है, ये नहीं होगा। आगे चलिए, यहाँ कहता है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि दोनों सही नहीं है, आप जान चुके हैं। आगे चलिए, तो सी नंबर में कहता है ए सही है लेकिन आर गलत है। ये एब्सोल्युटली राइट आंसर है कि पहले व्याख्या कर चुका हूं मैं, ए सही है आर गलत है। दैट्स क्लियर। मैं उम्मीद करता हूं कि समझे होंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। आगे इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगर समझ गए हैं तो लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखते तो बहुत सारे लोग हैं, लाइक कुछ कम आया है तो थोड़ा सा फीलिंग्स होता है
मेहनत के बाद आता नहीं है, तो समझते हैं ना। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता हूँ, वैसे भी मांगने का आदमी नहीं है, बस मेहनत करता हूँ, अच्छा लगे सराहना कीजिए। अब फिर अगले क्वेश्चन क्यों चलिए। अब यहां पर अगला क्वेश्चन कहता है कि लड़के बहुत शक्तिशाली हैं और कठोर होते हैं, लड़कियां नरम और संवेदनशील होती है, इस तरह के कथन डैश को बढ़ावा देता है। हम और आप जितना पढ़े हैं आज तक, जितना जाने हैं साइकोलॉजी के हिसाब से, ये कह सकते हैं कि बोथ आर इक्वल, लड़के और लड़कियां समान। अब ये उनकी व्यक्तिगत गुण हो जाएगी कि कौन मजबूत है कौन कोमल है। लड़के भी कोमल हो सकते हैं, लड़कियां भी कठोर हो सकती हैं। अब ये जो कथन है ये किसको बढ़ावा देता है? ये बढ़ावा देता है आपको जेंडर रूढ़िवादिता को। जेंडर समानता नहीं होगा, क्योंकि समानता तो एक समान होता है, इसमें एक पक्ष को उठाया जा रहा है, एक पक्ष को गिराया जा रहा है, लड़के लड़कियों में विभेद किया जा रहा है, तो समानता नहीं होगा। जेंडर समता नहीं होगा, समता और समानता एक मिलता जुलता शब्द है। जेंडर सशक्तिकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि महिलाओं को नीचे दिखाया जा रहा है कि आप कमजोर हैं, आप कमजोर हैं। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट आपका सबसे क्लियर है, जेंडर रूढ़िवादिता। यहाँ से क्लियर है। इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे, इस बात को हमेशा याद रखिए। जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित आप जिस किसी भी बुक को पढ़ते होंगे, उस साइकोलॉजी के चैप्टर में जेंडर एक चैप्टर ही है, और जेंडर जो चैप्टर है इसमें मूलतः यही समझाया गया। इसका जब भी जवाब आप देंगे जेंडर से क्वेश्चन को, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि दोनों ही इक्वल, लड़के और लड़कियां दोनों समान, हम विभेद करने वाले कोई नहीं होते। कोई लड़की भी महान होती है, कोई लड़का भी महान होता है, कोई लड़की भी नीचे क्यों चली जाती है, कोई लड़का भी नीचे क्यों चला जाता है। इसलिए अगर इस तरह के कथन आपको मिलते हैं, इस टाइप के कथन, तो वो क्या हो गया, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा। दैट्स क्लियर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आप लोग समझ रहे होंगे, तो हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। अब कोई बच्चा तेज है, कोई कमजोर है पढ़ने में, ये उसका पर्सनल डिफरेंस हो गया। किसी का आईक्यू लेवल 120 से अधिक है, अति तीव्र बुद्धि का है, कोई औसत बुद्धि का है, कोई मंद बुद्धि है, ये उनकी भिन्नता। और इसको कहता है किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। एज ए टीचर आप, ये शिक्षक से संबंधित प्रश्न है, एज ए टीचर आप कैसे संबोधित करें जिससे किसी बच्चे में हीन भावना ग्रसित नहीं हो। अब एक तेज बच्चा है, उसको बार बार कहेंगे बउआ तो बहुत तेज, बउआ तो बहुत तेज, अब उसके मन में ये भावना डेवलप हो जाएगी कि हम तो बड़े ब्रिलियंट हो गए, वो पढ़ना ही छोड़ दें। हो सकता है कि हमारे पुनर्बलन से बहुत अधिक वो और मेहनत करने लगे, लेकिन ये भी हो सकता है नेगेटिविटी कि वो कम भी कर सकता है। और एक दुर्बल बच्चा को लगातार हम कहेंगे कि ये भूसकौला है, ये भूसकौला है, तो भूसकौला। अब उसके मन में आ गया हम तो भूसकौल हैं, तो हमको क्या, वो पढ़ेगा ही नहीं, मेहनत करेगा ही नहीं, तो ब्रिलियंट कैसे होगा। इसलिए किससे संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। तब यहाँ पर ऑप्शन पर आप ध्यान दीजिएगा कि किस ऑप्शन में ये बातें हैं, उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियां प्रस्तुत करके। ये तो सही है, पॉजिटिव आंसर है। इसमें आंसर चाहिए आपको निगेटिव नहीं किया जाना चाहिए क्वेश्चन है, तो निगेटिव आंसर ढूंढना है। आगे देखिए, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने का अवसर देकर, एकदम पॉजिटिव पॉइंट है, अवसर देकर के जब भी आपको मिले, स्वयं करके मिले, ये सब पॉइंट्स जब मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स का, तो आपको समझाऊंगा। फिलहाल इतना जो मिल रहा है उन चीजों को मैं बताते चलता हूँ। तो अवसर देकर के एकदम पॉजिटिव पॉइंट्स में आता है, उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने का अवसर देकर, बस तो उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने, विभिन्न प्रकार के कामों में शामिल होने का अवसर दीजिएगा, ये पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। तो ये तीनों तो आपको पॉजिटिव आंसर हो गए। अब चौथा क्वेश्चन कहता है, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण या लेवलिंग व पृथक्करण करके। मैंने पहले ही कहा कि उसको क्या नहीं करना है, किसी को ना तेज कहना है, ना किसी को भूसकौल कहना है, ना कोई नाम दे देना है बरदराज। अब मतलब कह दिए किसी को टीचर है आप भूसकौल है कोई लड़का, तो उसको बरदराज कह दिए। किसी को टीचर कह दिए कि ब्रह्मा जब बुद्धि बांट रहे थे तो तू सो गया था। अब ऐसे बोलेंगे ना तो उसके अंदर हीन भावना ग्रसित होती है। मेरे पॉइंट्स को गौर कीजिएगा, उसके अंदर हीन भावना जाएगी, ये हम तो भूसकौल है। पहले दैन्य भाव में आ गया, अब दैन्य भाव में आ गया तो वो सोचना
कम कर दिया इसके, धीरे धीरे पढ़ाई से उसका असली घटता चला जाएगा, तो उसकी जो कमियां हैं वो रह जाएगी। इसलिए हमको नामित नहीं करना है। किसका कौन सा आंसर हुआ? चौथा आंसर हुआ। गौर से क्वेश्चन को समझिएगा। आपके सामने क्वेश्चन, मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन से हट के पीछे थोड़ा सा आप लोग को समझाऊं। क्वेश्चन देखते रहिएगा और मेरी व्याख्या को सुनिएगा, गारंटी आप लोग को समझ में आएगा। तो अब आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन कहता है कि आकलन करने, आकलन मतलब समझते हैं ना, मूल्यांकन। अब किसी का आकलन के मूल्यांकन के लिए ये सीखा या नहीं सीखा, सही सीखा गलत सीखा, ये जो करना है मेरा, ये आकलन कहलाता है। इसका कारण क्या है? तो कारण है विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। कभी नहीं वो निगेटिव होगा। आप जो पढ़ा रहे हैं वो ना परीक्षा के लिए तैयार करने, ना अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं उसका मतलब सर्वांगीण, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। तो जब हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ा रहे हैं तो हमको उस बच्चे को देखना है कि कहाँ कहाँ इसको प्रॉब्लम्स हैं, आकलन करके देखना है कि कहाँ। देखिए निदानात्मक मूल्यांकन, और उसके बाद पहले तो क्या हो जाएगा, निदानात्मक मूल्यांकन बाद में होता है और उसको हम करते हैं कि उसकी कमियों का पता लगाते हैं। तो कमी का पता लगाना ही आकलन कहलाता है। और उसको कैसे करेंगे? उसको अधिगम को अनुकूल बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। इस पॉइंट्स को हम रोकते हैं, अगला पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे कक्षा में प्रोन्नत करना है या रोक लेना, ये गलत है पॉइंट्स। हम क्या कहें आपको, छात्रों के विकास के लिए हम उसे पढ़ाते हैं, ना कि उसको हम अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए या रोक लेने के लिए, इससे के लिए हम पढ़ाते नहीं। हम बच्चों में सर्वांगीण विकास करेंगे। तो वो कैसे करें, अगला पॉइंट्स देखते हैं। विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता में वर्गीकृत करना। बिल्कुल नहीं करना है। श्रेणी तो ग्रेडिंग हुआ, ग्रेडिंग हम करेंगे सत्रांत परीक्षा में, आकलन के साथ ये नहीं होता है। और वरीयता में वर्गीकृत नहीं करना है, तू तेज है इस तरफ बैठ, तो भूसकौल है उस तरफ बैठ। ये तीनों के तीनों गलतियां, अर्थात इसको जिसको हमने रोका था कि आकलन का मुख्य कारण क्या है, तो आकलन का मुख्य कारण है अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। अब किसी की खूबी जो है, मान लीजिए कोई अच्छा पढ़ने में, किसी का गणित अच्छा है, किसी का हिंदी अच्छा है, कोई अच्छा खेलता है, तो विभिन्न टाइप के गुण हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी थी, मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा। अब कौन किस बुद्धि में तेज है, इसका आकलन कर लिए, किसको किस सब्जेक्ट में बेहतर जरूरत है, कहाँ पुशिंग की जरूरत है, कहाँ उसको अच्छा मार्गदर्शन की जरूरत है, ये आप जानिए तो उसके अधिगम को आप क्या कीजिएगा, अनुकूल बना सकते हैं। किसके द्वारा बना सकते हैं? तो आकलन के द्वारा हम बना सकते हैं। एनी डाउट? नहीं होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़िए, टाइम थोड़ा सा ज्यादा मैं लेता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं पूरी व्याख्या करूं जिससे कि आपको समझ में आए। जो कुछ मेरे पास क्षमता है मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप लोग इसको जिस ढंग से लें, मुझे लगता है कि बेहतर लग रहा है। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। समालोचनात्मक चिंतन को, तो समालोचनात्मक सही तरीके से सोचना। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? अब सबसे पहले समालोचनात्मक चिंतन होगा, तो इसके लिए किन कौशल को आप बढ़ाइएगा? तो अभी सारी चिंतन नहीं हो सकता है। चिंतन, प्रतिबिंबन, स्वचिंतन। अपने अंदर बच्चा सोचे, कंठस्थीकरण कभी जवाब नहीं होगा, निष्क्रिय अनुकरण कभी नहीं होगा, ये सब निगेटिव आंसर। सीधे तौर पर समझिए, स्वचिंतन ही समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाता है, जिसको एक नाम और दिया गया है, प्रतिबिंबन। स्वच्छ अपने आप में बच्चा जब सोचेगा, किसी के प्रति थिंकिंग करेगा। आज आप सीटेट की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन को मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को सोचिएगा नहीं कि ये जवाब हुआ तो क्यों हुआ, मेरे सही हो गया तो क्यों हो गया, नहीं तीर लगा दिया हम, चलो सही हो गया, सही हो गया, और फिर वही क्वेश्चन आपको आगे जाकर प्रॉब्लम कर देगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को सोचना है। सर ने जवाब दिया स्वचिंतन और प्रतिबिंबन, तो क्यों दी? आप अपने तरीके, मैं उससे व्याख्या कर रहा हूं, फिर भी आपको अपने तरीके से थोड़ा सा सोचना है। तो स्वचिंतन या प्रतिबिंबन इसका सही जवाब होगा। अब आगे क्वेश्चन क्यों पढ़िए। विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? सुविधा वंचित, अब आप यहां देखिएगा, मान लीजिए कि दलित वर्ग से कोई बच्चा आता है, सुविधा वंचित। मैं ये नहीं कहता कि दलित सुविधा से वंचित ही होते हैं,
सुविधा, सामान्य सुविधाएं इसके पास में रहने का घर है। मूलभूत आवश्यकताएं कितनी है? 4, भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा। तो शिक्षा तो आप दे ही रहे हैं। इससे पहले 3 आवश्यकता को देखिए, भोजन, वस्त्र, आवास। ये 3 से जो वंचित मान लीजिए किसी कारण से, तो वो हो गया सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाला बालक। ऐसे बालकों बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन है। तो बैठ, मास्टर के पास कुछ नहीं आया है, तो बैठ, तुम क्या करता है, बैठा रहता है पढ़ने से। अब उसको निम्न स्तरीय निष्पादन कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ावा देना है, उसको अपनापन की भावना में लाना है, जिससे कि उसके अंदर आत्मबल पैदा और पढ़ने के प्रति आकृष्ट आए। अब 10th के संस्कृत में पढ़े होंगे, एक राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा है। वो IAS बने, राम प्रवेश राम। या मैं अम्बेडकर जी का ही उदाहरण लेता हूँ। बड़ोदरा महाराज ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, उनको स्कॉलरशिप दी, तब जाकर के वो डेवलप हुए। अगर उस समय वो माहौल नहीं होता, उनके लिए सपोर्टेड नहीं खड़े होते, तो आज हमारे देश को संविधान नहीं मिल पाता। तो ये सब चीजें अलग है। अब यहाँ सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? तो इस पॉइंट्स को देखिए। पॉइंट्स में कहता है विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। कैसे देता है? अगर सुविधा वंचित को निम्न स्तरीय सोच के साथ देख रहा है, ये नहीं दे रहा है, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते, इससे विद्यालय को क्या लेना देना है भाई? आप एज ए टीचर सुविधा वंचित बच्चों को देख रहे हैं, तो माता पिता से भी तुमको कोई लेना देना नहीं। विद्यालय के सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाता है। निष्पादन किस ओर संकेत करता है? तो ये एकदम एक्यूरेट आंसर है कि आपको चूंकि विद्यालय से संबंधित है, विद्यालय में बच्चा है, तो विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पा रहा है। सभी बच्चों की आवश्यकता को जब देख करके बच्चा डिसीजन लेगा, तभी जाकर के यहाँ पर पहुंचेगा वो। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, विकलांग व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? अब विकलांगता, जिसको मोदी जी ने दिव्यांगता सबसे संबोधित किया। अब कोई बच्चा, देखिए 2 कारण है। एक तो जैविक कारक हो गया, उसका अपना बॉडी से कुछ प्रॉब्लम हो गया, भगवान ना करे, वैसे कर्म अपना होता है, लेकिन जो भी है हम उस पर टिका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हमारे समाज में कोई बच्चा कम सुनता है, कम देखता है, बोल नहीं पाता है, या और भी कुछ किसी प्रकार से डिजीज से पीड़ित है, तो ये विकलांगता हो गई एक प्रकार से। जब ये विकलांगता हो गई और समाज, अब उसका संबोधन, उसके मनोबल को हमें बढ़ाना है, जिससे कि उसका उत्साह कम नहीं हो। एक तो हीन भावना पहले से उसके अंदर है कि मैं एक अंग से हीन हूं, और दूसरा अगर हम भी उस पर ऐसे ही कुछ बनाएंगे तो प्रॉब्लम है। तो विकलांग व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? तो देखिए, केवल चिकित्सीय परिणाम नहीं होगा, क्योंकि चिकित्सीय परिणाम अगर दानशीलता भी नहीं होगा। मानवीय अधिकार, ये अलग चीज है। इसके लिए तो कानून बन गया है कि 6 से 18 वर्ष के बच्चों को RTE के तहत मुफ्त शिक्षा देना है। सामान्य बच्चों के लिए RTE में क्या रखा गया था? 6 से 14 वर्ष, और दिव्यांग बच्चों के लिए रखा गया था 6 से 18 वर्ष। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, 6 to 8 में पूछा गया क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। तो इसका आधार होगा समाज। समाज ही विभेद कर देता है अन्य बच्चों के साथ उसको। आप भी देखते होंगे, रे लंगड़ा रे, अब पहले ही आप सब उसको लंगड़ा 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 कह रहे हैं, उसके मन में पहले से लंगड़ा है, और उसको नाम से बुलाने से कुछ बिगड़ जाएगा क्या? उसके अंदर जो मनोबल है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, उसको भी लगेगा कि मैं मुख्य धारा में जुड़ सकता हूं। एक तो प्रकृति ने उस पर में अत्याचार किया, और आप भी उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। ये मूल कारण कहां से आ जाता है? सामाजिक। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अब सुन नहीं पा रहा है बच्चा ठीक से, तो आप क्या कीजिएगा? सुन नहीं पा रहा है, पहले तो आगे बिठाइएगा, आप धीरे भी बोलिएगा तो वो कोशिश, तेज भी बोलिएगा तो, या धीरे बोलिएगा तो अभी वो सुनने की कोशिश करेगा। दूसरा, मौखिक से अधिक क्या है कि आप उसको, ऑप्शन हम बाद में लिखते हैं, मौखिक से अधिक क्या करना है? उसको दृश्य सामग्री का उपयोग करवाना है। विजुअलिटी वाला दृश्य सामग्री अगर है तो सुन कम रहा है लेकिन देख तो रहा है। तो अगर हम दिखा रहे हैं उसको, चाहे चॉक डस्टर ही आप क्यों ना यूज कर रहे हैं, तो चाहे तो बोलने से अधिक कोशिश करेंगे टीचर कि लिख करके हम उसको दें। पढ़ना आता है तो देख करके पढ़ेगा।
अब इस ऑप्शन को देखते हैं कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों को ऑप्शन की सफल समावेशन की वो सुनिश्चित करने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग, अत्यधिक रूप, सत्य मतलब क्या होता है, अत्यधिक। मैंने पहले कहा बोलना कम है, तो व्याख्यान विधि मतलब क्या हो गया, बोलना। ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, बोलना नहीं है, अधिक। ये कहता है अतिशय प्रयोग करना। अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करना। मौखिक परीक्षण नहीं करना है, अब उसका सुनाई देगा नहीं, ठीक से वो जवाब नहीं दे पाएगा। कक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग निषेध। ले, अब संकेत से हम उसको समझाएंगे और उसी को कहता है निषेध, कक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग पॉसिबल है क्या? अब ये आप लोग समझ सकते हैं भाई, तीन ऑप्शन को छांटने के बाद चौथा क्या होगा, तो ये हो जाएगा, तीन नहीं हुआ। अब इसको पढ़ लेते हैं। यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। बिल्कुल सही, मैंने पहले कहा था कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक संप्रेषण के साथ हो। जो कुछ दिखाना है हमको, मॉडल दिखाना है, जो कुछ करना है, चॉक डस्टर में लिख के ही दिखाएंगे, लेकिन जो उसको आसानी से समझ में आए ऐसी कोशिश हम करेंगे। तो इसका डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में, अब मेधावी जिसको हम लोग पैदल भाषा में तेज विद्यार्थी करते हैं, और प्रतिभाशाली दोनों एक ही शब्द है। बच्चों में किस तरह की संभावना है, उनमें, अब उसको देखिए, उनमें मूल बातों को की सहज समझ का अभाव होता है। गलत, प्रतिभाशाली है तो आसानी से समझेगा, तो सहज समझ का अभाव कैसे होगा उसमें। अगला पॉइंट, सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। गलत, प्रतिभाशाली है तो तेज गति से देगा, सहपाठियों की तुलना में धीमी गति से दे ही नहीं सकता है। यदि कार्य को चुनौती भरा हो तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, ये भी रॉन्ग। प्रतिभाशाली की पहचान ये है कि वह चुनौती भरे कार्यों को आसानी से करते हैं, उसको लेते हैं, चैलेंज के रूप में लेते हैं और करते हैं। समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, 4 नंबर आपका। ये आप लोग समझे होंगे। कोशिश मैं करता हूँ, मैं छोटा छोटा ही वीडियो दूंगा आप लोगों को, 10-10 क्वेश्चन करके दूंगा, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ रोज एक वीडियो आप लोग के लिए भेजता रहूँ सीडीपी का, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है और बहुत क्वेश्चन डिस्कस है। लास्ट में मैराथन क्लास वगैरह भी आप लोगों को मैं दूंगा, एक घंटे 1.5 घंटे का क्लास बना दूंगा। तो आज के लिए मैं इतना पर धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। निश्चित देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।